क्लास 6 हिस्ट्री की क्लास चैप्टर 2 आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। इसे हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उससे आप लोग जाकर यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने ज्योग्राफी का भी 6 से लेकर और 9 क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अभी हिस्ट्री का 9 तक करेंगे, उसके बाद अगले सब्जेक्ट का भी देखेंगे। चलिए आप लोग सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि रोज ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला जो बटन घंटी टाइप पे होता है उसे बजा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे वीडियो इधर से डाला जाए आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुषार की यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है क्यों ये मात्र 150 साल पहले रेल से ये यात्रा करनी शुरू की थी? बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, मतलब ना गाड़ी ट्रेन था और ना ही ये कार, बोलेरो या स्कॉर्पियो इस टाइप की कोई चीजें थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ से देखते हैं। आरंभिक मानव आखिर से इधर उधर क्यों घूमते थे? मतलब मानव व्यक्ति जो था इधर से उधर क्यों घूमता था, वही क्वेश्चन है। हम लोगों ने उनके बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक का संग्राहक के नाम से जानते हैं, जो उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले से रखते थे। हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। मतलब हमारे लोगों की तरह वे लोग तो पके हुए खाने नहीं खाते थे, कच्चा मांस पर ही निर्भर रहा करते थे। इसीलिए हम लोग उनके खाने के ही नाम पे आखेटक नाम धरते हैं। चलिए, आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। जिन चीज़ों को हम अंडरलाइन करें या रिपीट करें, कृपया करके आप लोग उसे अपनी कॉपी पे नोट करें। चलिए, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, आसपास के पेड़ पौधे जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग उनके पीछे पीछे जाते थे।
जैसे यदि हम लोग एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ के जो जानवर है वो खत्म हो जाएंगे, तो जानवर जो थे खुद बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और मनुष्य अपनी भोजन की तलाश में जानवरों के पीछे पीछे दूसरे जगह जाया करता था। चलिए अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने को, इसे आसान भाषा में। कहा जाता है एनसीईआरटी मतलब टफ है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके घूमते होंगे। और चौथे कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना छोड़। यद्यपि कई नदियां झीलों पानी कभी कभी सूखा, कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के बारे में बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मतलब सबसे पहले मानव के बारे में कैसे रहते थे या क्या खाते पीते थे उसके बारे में जानते हैं। पुरातात्विक के कुछ ऐसी वस्तुएं मिला है जिसका निर्माण और उसका उपयोग आखेटा खाक संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, म्यूजियम में ये सब में आप लोगों को मिलेगा, जाइएगा तो। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल हड्डियों मांस काटने, पेड़ों तथा छाल जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बांध जैसा तैयार हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए ये है, कभी जानवर को मारने के लिए तो कभी जानवर को खाल उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दांत जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, मतलब जानवर के दांत से कपड़े को सिला जाता था। और पत्थर के उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, मतलब पेड़ की जो जड़ें होती है उसमें से खोद कर कुछ खाने पीने के निकलने के लिए। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र युद्धों में लाल त्रिकोण वाले स्थान वे एक पूरा स्थल है जहां पर आखेटा खाक संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटा खाक संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुरजोम जम्मू कश्मीर में है, और क्या है ये देखिए चिरांद, ये तो बिहार का क्षेत्र लग रहा है। यहाँ है कोल्डीहवा है, महदहा है,
भीमबेटका है, नर्मदा नदी, ताप्ती मुंबई, यहाँ देखिए गोदावरी है, इनाम गंगा है, कोलकाता गंगा, दोआ जली हडिंग, ये सब हम लोग कौन किस जिले में है, ये इसका जो फोटो ये थी, इसका जो मैप है कौन कहाँ पड़ेगा, ये आप लोगों को शॉर्ट्स में जाके मिल जाएगा। कल आप लोग को दे देंगे शॉर्ट्स में, जाकर देख लीजिएगा। ये तिहुस्गी कहाँ है, कुरनूल गुफाएं कहाँ है, ब्रह्मागिरी कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में होगा। पय्यमपल्ली कावेरी नदी या आदि चल्लूर, ये तमिलनाडु में है आदि चल्लूर। ये लक्षद्वीप इधर है, देखिए यहाँ पर क्या दिखा, पूरा पाषाण कालीन, पूरा स्थल नवपाषाण कालीन, पूरा स्थल महापाषाण कालीन, पूरा स्थल और आरंभिक गांव, आधुनिक गांव, ये सारी चीजों को इससे दर्शाया गया है। इसको हमें रख लेते हैं और आप लोगों को मैप में शॉर्ट्स में मिल जाएगा कौन सा कहाँ पड़ता है। रुकिए, चलिए ये आप लोगों को शॉर्ट्स में मिल जाएगा, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऐसे जगह ढूंढते रहते हैं जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन पूरा गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफा नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? वहाँ पर पानी मिलता होगा, रहने के लिए आवाज़ सही है ही, इसीलिए चुना होगा। देखिए ये चित्र है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इसका मतलब लोग पेंटिंग भी करना जानते होंगे, मतलब चित्र बनाना। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं, इसे नोट करना। औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तु अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर चीजें मिलती हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। बाद में उन्होंने वही छोड़ इन लोगों ने प्रयोग किया और उसे फिर वापस वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तट में भी पाए गए। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज कैसे हुई? सबसे पहले लोगों ने आग जलाना कैसे सीखा, ये सब इसमें जानेंगे। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं को ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। कुरनूल गुफा में क्या मिला है? राख के अवशेष। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के इस्तेमाल के कई कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे प्रकाश के लिए, जानवर को दूर भगाने के लिए या मांस को पकाने के लिए।
मांस भूनने के लिए, खरपतवार जानवर को दूर भगाने के लिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा प्लस यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त हुआ। पत्थर के औजार के महत्व को बताते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले हुआ माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई थी। जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसे नोट करना है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। 12,000 से 10,000। इस काल के पाषाण औजार आम तौर पे बहुत छोटे होते थे। बहुत छोटे को माइक्रोलिथ कहते थे, यानी लघु कहा जाता था। लघु भी मतलब भी छोटा होता है और माइक्रोलिथ भी मतलब छोटा होता है। ये प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। इन अध्यायों में तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की इस जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी 12,000 साल पहले लोगों ने ऐसे जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए घास वास ये सब का प्रबंध किया। वहाँ पर जहाँ घास वास अच्छा मिलेगा वहाँ जानवर आएंगे ही। जैसे हिरन आएंगे, बारहसिंगा आएगा, भेड़, बकरी, जो मतलब घास खा के जिंदा रहता हो, सब जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ मांस खाते होंगे, उनके लिए बकरी वकरी का मांस ये सब भी उपयोग करते होंगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब ज्यादा नहीं बचा होगा। खेती और पशुपालन की शुरुआत। मतलब लोगों ने खेती कैसे शुरू की?
और जानवरों को पालना शुरू किया, उसके बारे में है। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिला, पुरुष, बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पकते थे, तैयार कब होते थे। ऐसा करते करते इन लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। पहले तो लोग मोटे अनाज ही उपयोग में लाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे कृषि में पशुपालक जो थे कृषक बन गए, मतलब खेती करने लगे। पहले जानवरों को मारकर खाते थे, अब खेती करके किसान बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, पाला। जानवर को आसपास रखने के लिए हमें उनके चारे का प्रबंध करेंगे तभी तो जानवर आएंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वह कुत्ते का पूर्वज था। इसे नोट करना, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंडों में रहते थे। जो घास वास खाते हैं, ज्यादातर जानवर वो झुंड में ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे हिरन भी झुंड में रहती है, भेड़ भी, बकरी भी, ये सब झुंड में रहने वाले जानवर हैं। ऐसे जानवर ज्यादातर जो घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रामक से उनकी सुरक्षा किया करते थे। मतलब जंगली जानवर से भी इन जानवरों की सुरक्षा करने लगे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। सबसे पहले आखेटक थे, क्योंकि जिंदा जानवरों को मारकर और कच्चे मांस को खाते थे। उसके बाद वो आग जलाना सीख लिए। इस प्रकार खाना भोजन जो था पका के खाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वे कृषक बन गए, मतलब खेती करने लगे। खेती करने के बाद वो पशुपालन भी शुरू कर दिए। चलिए, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने हेतु घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमारी की संभावना कम हो। मतलब जो जानवर कम बीमार पड़ेगा उसे रखना चाहते थे। यही नहीं, लोग पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने या अनाज पैदा होते थे। साथ ही इनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों के प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए
पौधे, जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। ज्यादा नहीं बचा होगा। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जानवर सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का, जो जंगली के और एक तरफ पालतू के। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ये अनाज के उपयोग हैं, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। देखिए, बीजों को संरक्षित भी किया जाता था, खाद के रूप में मतलब उपयोग भी किया जाता, उपहार मतलब दूसरे को देने के लिए भी काम में आता था, और भंडार मतलब संचित करके रखने के लिए भी काम में आता था। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम देखोगे कि उनकी विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनके कुछ दिन, महीने या फिर 1 साल लग सकता है। 1 साल से याद आया, 1 साल में तैयार होने वाला कोई फसल है तो वो गन्ना है। इसीलिए हम लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए हमें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेकर फसल पकने और सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, मतलब बीच में जो खरपतवार उग जाते हैं उनको हटाने के लिए, जानवरों और चिड़िया उनके जानवरों से सुरक्षा करने के लिए, चिड़ियों से सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, मतलब उसे संभाल कर नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। चलिए, अनाज जो भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाए, फिर जमीन में गड्ढा खोदे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ, लोग क्यों ऐसा करते होंगे? जानवर चलते फिरते खाद्य संग्रह, खाद्य भंडारण है। मतलब बकरी को ऐसा थोड़ी ना हम लोग उसको काट कर संचित कर रख देंगे, नहीं, बकरी चलती फिरती खाद्य संग्राहक है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक। अतीत के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किए जाते हैं? गाय का हम लोग उपयोग करते हैं दूध पीने के लिए, और दूध से मक्खन ये सब मिल जाता है। बाकी जो लोग मांसाहारी हैं वो अपना राय बता सकते हैं। हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी हैं। चलिए, बाकी अपने अपने खाने की चॉइस, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। जिसको जो मन है वो खा सकता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें।
मानचित्र में क्या तुमने कई नीले वर्ग दिखे हैं? पता इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विक विदों की शुरुआत किसको और पशुपालन के होने के साथ मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। चलिए वास्तव में यह निर्देश स्थान कृषक और पशुपालक की बस्ती थी या नहीं, इस जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और जानवरों की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं, मतलब उस पर रिसर्च करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज दोनों का अवशेष ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जला दिया गया। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डी की भी पहचान कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, इसे ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट और। अस्थायी जीवन और पुरातात्विक विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के लिए नीचे घर बनाते थे। बुर्ज मतलब गड्ढा खोद के जमीन में लोग घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास मतलब जमीन के नीचे घर बना होता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती है। पुरातात्विक विदों को झोपड़ियों के अंदर दोनों ही स्थानों में आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाया करते होंगे। बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पाषाण युग इन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए इन पर मतलब नया करने के इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। चलिए जल्दी हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। नवपाषाण युगीन पुरा स्थल के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, मतलब चित्र। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन, अनाज, अरहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास आवश्यक पौधे उगाए जा रहे थे। तो कपड़ा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण का काम करते थे, वहीं अन्य
लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में मृत्यु, जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ डूडो इस ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंददर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थल है जहाँ स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाए और भेड़ बकरी पालन। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ भिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण, सुअर, जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या ज्यादा कमरे मिले हैं, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण में काम आते होंगे, मतलब अनाज को रखने में। देखिए यही है, इसका 4 कोना बनाया, अनाज को रखने में काम आता होगा। इसको पहले पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं जो तुम्हें जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। ये तो ऐसे ही। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आशा थी कि मृत्यु के बाद भी वो कहीं जीवित है। कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी मेहरगढ़ में मिला है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी भी दफनाया गया। संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। इससे पता चलता है कि लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी वो कहीं जीवित हैं। आज तुम से 1200 साल पहले पत्थर की इस गुफा में रहते हो। 13 में तुम्हारे मामा गुफा की इस भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे थे और तुम इसकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचो और फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। उपयोगी शब्द। आखेटक, खाक संग्राहक, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग कब्र। चलिए ये सब एक अलग से वीडियो आएगा सारे का क्वेश्चन आंसर का। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। बसने के लिए आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। नवपाषाण युग का आरंभ मतलब शुरुआत 10,000 पहले से हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ। चलिए ये भी चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। चैप्टर 3 अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, शुभ रात्रि। क्योंकि मैं वीडियो रात को बना रही हूँ इसीलिए शुभ रात्रि सभी को। जो दिन में देखते हैं उनके लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।